वेलकम टू एलिवेशन सिल्वर बुक। यहाँ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपका 17 जनवरी को हुए टेस्ट का। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर 17 जनवरी टेस्ट। ठीक है, तो ये फिजिक्स का हुआ था जिसमें डुअल नेचर पूछा गया था। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल्ड होगा ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले इसमें। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन सही हुए हैं, जो क्वेश्चन सही नहीं हुए, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिले। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक, देखिए जरा। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अलोन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिफ्रैक्शन। राइट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेडिएशन के दो नेचर हैं। एक तो तुम्हारे पास उसका वेव नेचर है, एक उसका वेव नेचर है, और एक जो है उसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है, एक उसका वेव नेचर है और एक उसका पार्टिकल नेचर है। जो वेव नेचर है रेडिएशन का, उसको मेनली दिखाया जाता है आपका इंटरफेरेंस से। ठीक है, इंटरफेरेंस से दिखाते हैं, और आपका जो है डिफ्रैक्शन से दिखाते हैं। ठीक, और आपका पोलराइजेशन से दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन से दिखाते हैं, फिर आपका रिफ्रैक्शन से दिखाते हैं। ओके, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से दिखाते हैं। ठीक, पार्टिकल नेचर ये दिखाते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, याद रखिएगा इनको, मैं आपको सारे नाम दिए दे रहा हूं, मैंने जो क्लास में पढ़ाए भी हैं। ये दिखाते हैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पार्टिकल नेचर शो कर सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर शो कर सकता है ना। इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये लोग वेव नेचर दिखाते हैं। जैसे कि सवाल में पूछा गया है डुअल नेचर। डुअल नेचर का वर्ड का मतलब समझ रहे हो कि वेव नेचर, ठीक है, एंड तुम्हारे पास जो है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड तुम्हारे पास जो है पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कैसे दिखाया जाएगा भाई? डिफ्रैक्शन और जो रिफ्लेक्शन है, ये तो वेव नेचर दिखाएंगे, मतलब डुअल नहीं दिखाया। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ने वेव नेचर दिखाया, मतलब डुअल नहीं दिखाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखाया। यहाँ पे पार्टिकल नेचर इसने दिखाया और वेव नेचर इसने दिखाया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे कह रहा है डुअल नेचर, मतलब कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों दिखाना है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकेला तो नहीं कर सकता, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के जो दोनों लोग हैं वो दोनों लोग वेव नेचर के उसमें आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड तुम्हारे पास क्या, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी द मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी फॉर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। अब हम लोग बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। पी क्या है? मोमेंटम। एच क्या है? तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट। राइट, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि एच अपॉन तुम्हारे पास एम इंटू वी। ठीक है, v ऑफ तुम्हारे पास न्यूट्रॉन इज इक्वल टू v ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू v ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू v ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू v। इसने इसको तो कांस्टेंट कर ही दिया। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से हुआ ये कि तुम्हारा ये h तो भाई कांस्टेंट पैरामीटर है ही, और v भी तुम्हारे पास कांस्टेंट पैरामीटर हो गया। तो लैम्डा ने कहा कि पूरी की पूरी बात फंसती है मास पे। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो तुम्हारा 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। राइट, मास ऑफ द प्रोटॉन जो है और मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है ये होता है आपका, एक मिनट चलो वेट कीजिएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है आपका, ठीक, ये होता है आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है,
अब आता है तुम्हारे पास मास ऑफ द बीटा पार्टिकल। अब आपने हो सकता है बीटा पार्टिकल के बारे में ना पढ़ रखा हो, ठीक है। मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक। अब इसने कहा कि हमको मैक्सिमम चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा है कि m अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, और इन दोनों का मास तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और हम लोग को यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए बीटा पार्टिकल, ठीक है। हम लोग बीटा पार्टिकल जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जैसा कि इसने पूछा है कि हमसे मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो इन्होंने कहा जिसका मास ज्यादा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम, तो लैम्डा अल्फा इज लेस देन लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा एन इज लेस देन तुम्हारे पास लैम्डा ऑफ द बीटा पार्टिकल। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि जो ये बीटा पार्टिकल है ये तुम्हारे पास रखेगा क्या, ये रखेगा अपने पास मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर आपने बीटा पार्टिकल नहीं पढ़ रखा था, ठीक है, तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसका आंसर होगा बीटा पार्टिकल। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मैं एडिशनल मार्क्स दूंगा, चाहे आपने अटेंड किया हो चाहे आपने अटेंड नहीं किया, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे कहता है यहाँ पे, अगला सवाल हमसे कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसका आंसर तुम्हारे पास सी है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा सी, ठीक। अगला सवाल, which of the following figure represents the variation of the particle momentum and the associated de Broglie wavelength? Okay, अब ये कह रहा है कि आप बताइए इसमें से कौन सा फिगर होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, और हमको पता है कि मैथमेटिक्स ये कहती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो होता है वो बनाता है तुम्हारे पास क्या, हाइपरबोला, ठीक है। वो तुम्हारे पास बनाता है हाइपरबोला, जबकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है कि लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू हो गया है h, और h हमको पता है कि एक प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये तो लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास लीनियर वेरिएशन है जब तुम्हारे पास एक क्वांटिटी बढ़ रही हो दूसरी क्वांटिटी घट रही हो, ठीक है। ये तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आता है, तो इसका आंसर होगा क्या, डी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो इसमें आपको एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसे कुछ कंडीशन मिलती है जिसमें आप पर्टिकुलर ग्राफ को बना सकते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, अगला सवाल आपसे कहता है when the wavelength of the incident photon, when the wavelength of the incident photon is decreased, ठीक है, when the wavelength of the incident photon is decreased, then velocity of the emitted photoelectron decreases, velocity of the emitted photoelectron increases, ठीक। velocity of the photoelectrons do not change, photoelectric current, इसने कहा कि when the wavelength of the incident photon is decreased, जैसा कि हमको पता है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसमें हम क्या बोलेंगे, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर एच न्यू माइनस तुम्हारे पास कितना फाइव नॉट, ठीक। अब इसने ये बोला कि हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लेमडा नॉट, ठीक है। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई एच तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और लेमडा नॉट तो तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वो भी कांस्टेंट है। अब बात अगर आई है तुम्हारे पास ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, अगर इस लेमडा को घटाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है एच सी बाय लेमडा का पैरामीटर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एच सी बाय लेमडा माइनस तुम्हारे पास एच सी बाय लेमडा नॉट का पूरा पैरामीटर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का पूरा पैरामीटर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर का पूरा पैरामीटर बढ़ेगा। हमको पता है कि मास तो चेंज नहीं हो सकता है, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ा होगा, वी बढ़ा होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास इंक्रीजेस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास,
अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ पे the number of photoelectrons emitted per second, the number of photoelectrons emitted per second from a metal surface increases when the energy of the incident photons increases, ठीक, the frequency of the incident light increases, the wavelength of the incident light increases and the intensity of the incident light increases. अब देखिए जरा क्या है यहाँ पे, इसने कहा कि ऐसा है इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है एन एच न्यू, ठीक है, एन एच न्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक। अब हमने क्या बताया, हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हमको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पर सेकेंड रिलीज हो रहे हैं उनको हमें बढ़ाना है। अच्छा जैसे हम बात करें कि आई इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास क्यू अपॉन टी और क्यू होता है तुम्हारे पास एन ई अपॉन टी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ एक तरीके से, है ना, ये तो तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो E की वैल्यू तो हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 तुम्हारे पास कूलम, ठीक है, और T तुम्हारे पास हो गया है टाइम, ठीक। मुद्दा ये N का है, N तुम्हारे पास नंबर ऑफ चार्ज की है, बात नंबर ऑफ चार्ज की है। तो अगर हम I Q अपॉन T देखें तो ये होता है Ne अपॉन T, N तुम्हारा नंबर ऑफ चार्ज है, E तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और T तुम्हारे पास टाइम है। तो I इज इक्वल टू एन एच न्यू तुम्हारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इन्होंने कहा कि हमको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड को हमको इंक्रीज करना है, तो ये कैसे होगा। इन्होंने कहा कि यदि हम इस पर्टिकुलर एन को बढ़ाएं, इस पर्टिकुलर एन को बढ़ाएं तो इसके सामने कौन रखा हुआ है, इसके सामने रखा हुआ है आई, इसका मतलब आई बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया जाए तो एन की वैल्यू तुम्हारे पास बढ़ जाएगी, एन की वैल्यू बढ़ जाएगी तुम्हारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पर सेकंड तुम्हारे पास निकल रहे थे उनकी संख्या तुम्हारे पास बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। अगला सवाल देखते हैं, आंसर होगा इसका तुम्हारे पास क्या, टी, ठीक। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, जैसे ही तुम्हारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, ठीक। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी ने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी ने कहा है कि वो किसी भी हाल में फंक्शन नहीं है, किसका, वो किसी भी हाल में फंक्शन नहीं है तुम्हारे पास इंटेंसिटी का। काइनेटिक एनर्जी होती है ई वी नॉट, ई वी नॉट ने भी कहा कि आई एम नॉट अ फंक्शन ऑफ व्हाट, आई एम नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। सो वी नॉट ने भी कहा कि हम किसी भी हाल में इंटेंसिटी के फंक्शन नहीं है, हम इंटेंसिटी पे क्या नाम है डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं है। तो आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो और आप अगर इंटेंसिटी घटाते हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब बात आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, तो अभी भी बताया आई इज इक्वल टू होता है एन एच तुम्हारे पास न्यू, ठीक है। तो इसने कहा कि आई बढ़ाने से क्या हुआ, आई बढ़ाने से तुम्हारे पास एन बढ़ गया, ठीक है, एन बढ़ाने से क्या हुआ, एन बढ़ाने से तुम्हारे पास एन ई अपॉन टी की वैल्यू बढ़ गई। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारे पास क्यू तुम्हारे, इससे तुम्हारे पास क्या हो गया, इससे तुम्हारे पास जो है क्यू अपॉन टी की वैल्यू बढ़ गई। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारे पास आई की वैल्यू बढ़ गई। तो हमने आपको अभी भी बताया था कि जब आप एन की वैल्यू बढ़ाते हो तो एन ई अपॉन टी की वैल्यू बढ़ती है, तो क्यू अपॉन टी की वैल्यू बढ़ती है, तो आई की वैल्यू बढ़ती है, और आई की वैल्यू को बढ़ने का मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ना, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का तुम्हारे पास क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ना। तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है बढ़ जाता है, ठीक। तो सवाल नंबर 6, इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ है तुम्हारे पास क्या, ए। तो ए तुम्हारे पास जो है इसका आंसर यहाँ पे होगा। भाई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला है कि द काइनेटिक, इसने बोला है काइनेटिक एनर्जी विद द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विद द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। हाँ ये तो साफ साफ है
कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी हाल में तुम्हारे पास इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं रखता, ये बिल्कुल सही है। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नहीं नहीं। तो इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होता है एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारे पास क्या, एच सी बाय लेमडा माइनस तुम्हारे पास एच सी बाय लेमडा नॉट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है भाई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारे पास डिपेंड करता है। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे पास इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा तुम्हारे पास क्या, ए। ठीक है, ये सब आपके कॉन्सेप्ट पे ही है। अगर कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप क्वेश्चंस को निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, अगला सवाल हमसे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If two photons each of energy 3.5 electron volt strike an electron of aluminum, then the emission of the electrons will be। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। जैसा कि हमको पता है कि जब हम एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे के मैक्स तुम्हारे पास आता है और एक तुम्हारे पास फाई नॉट जाता है। ये तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है तुम्हारे पास वर्क फंक्शन। राइट, ये बिल्कुल बेसिक बात है जो कि हमने आपको पढ़ाई थी। अब इसने कहा कि वर्क फंक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम जो है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। राइट, हमने कहा ठीक है, इफ टू फोटॉन्स ऑफ ईच ऑफ एनर्जी, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट मारता है, इस बात को समझिएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट मारता है। तो इसने कहा कि एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, इसने कहा कि एनर्जी ऑफ क्या, एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास जो है सिंगल फोटोन जो है वो तुम्हारे पास कितना है, वो है तुम्हारे पास 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने कहा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना है तो हर हाल में ई की वैल्यू पाई नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास एमिशन होगा। ठीक है, और अगर ई की वैल्यू तुम्हारे पास पाई नॉट के बराबर होती है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तुम्हारे पास होगा। ठीक है, पर इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर ई की वैल्यू फाइव नॉट से कम होती है तो नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कोई एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसने बोला कि एमिशन इलेक्ट्रॉन्स विल बी नॉट पॉसिबल, नॉट बी पॉसिबल। कारण ये क्योंकि आपके एक तुम्हारे पास फोटोन के पास एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि फाई नॉट की जो वैल्यू है वो 4.2 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दो फोटॉन्स से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दो फोटॉन से कंफ्यूज मत होइएगा। एक सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को हिट कर सकता है, दो फोटोन नहीं हिट करने वाले। तो इसका आंसर जो बनेगा क्या, इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी को काउंट किया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल से हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, समझिएगा जरा। अगला सवाल हमसे कहा गया है, इफ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डबल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अभी अभी हमने बताया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारे पास फंक्शन नहीं है किसका, वो फंक्शन नहीं है तुम्हारे पास इंटेंसिटी का। अगर वो फंक्शन नहीं है तुम्हारे पास इंटेंसिटी का, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास इंटेंसिटी के डबल होने से, इसने कहा इंटेंसिटी के डबल होने से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं है तो चेंज किस बात का। इसलिए डबल, हाफ, 4 टाइम कुछ नहीं, आंसर होगा क्या, नो चेंज। ठीक है, आई बात समझ में, आंसर होगा तुम्हारे पास क्या, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 9, so answer would be taken as what, answer would be taken as C। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है हमसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि द रिटार्डिंग पोटेंशियल, अच्छा रिटार्डिंग पोटेंशियल कौन है भैया, रिटार्डिंग पोटेंशियल ही तुम्हारे पास होता है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल ही तुम्हारे पास होता है क्या, रिटार्डिंग पोटेंशियल ही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस रिटार्डिंग पोटेंशियल और दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर हैविंग जीरो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है,
is proportional to the wavelength of the incident light, increases uniformly with the increase in the wavelength of the incident light, is proportional to the frequency of the incident light. ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है increases uniformly with the increase in the frequency of the incident light. ठीक है, अब ये क्या exactly क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच तुम्हारे पास सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय तुम्हारे पास लेमडा नॉट, राइट। तो हमने कहा कि ई वी नॉट लिख लें, तो हमने कहा ई वी नॉट लिख लो भैया, ये आ गया तुम्हारे पास एच सी बाय लेमडा नॉट। इन्होंने कहा वी नॉट लिख लें, हमने कहा लिख लो भाई, ई सी बाय तुम्हारे पास ई लेमडा, ई सी बाय तुम्हारे पास ई लेमडा माइनस एच सी बाय तुम्हारे पास ई तुम्हारे पास लेमडा नॉट, राइट। अब देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर हैविंग जीरो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर आप लेमडा को बढ़ाओगे, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एच सी अपॉन ई लेमडा घटेगा, ठीक है। अब चूंकि तुम्हारे पास यहां पे देखा जाए तो भाई ऐसा है, आप कांस्टेंट, आप भी कांस्टेंट, आप भी कांस्टेंट, किसी भी मेटल के लिए आप भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एच सी अपॉन ई लेमडा माइनस एच सी अपॉन ई लेमडा नॉट फैक्टर तुम्हारे पास क्या होगा, घटेगा, जिससे वी नॉट क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसने कहा कि रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ना नहीं, अगर तुम्हारे पास बढ़ाओगे तो ये फैक्टर घटने की वजह से ये पूरा फैक्टर घटा, जिससे वी नॉट घटा, तो ऑप्शन नंबर बी तो भाई गलत हो गया। अब इसने कहा इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट तुम्हारे पास लाइट वेव, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, तो ये नहीं पता लगता कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो, बात को समझिएगा। मेन अंग्रेजी है, ठीक है, मेन इस क्वेश्चन में अंग्रेजी है जो कि आपको फंसा सकती है। इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बात बनती, इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बात बनती। इन्होंने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया तो ये लोग भी गए। फिर आया इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, हाँ बिल्कुल। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो न्यू बढ़ाने से क्या होगा, जैसे न्यू वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला है, एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, इज इक्वल टू तुम्हारे पास ई वी नॉट, ठीक है। न्यू बढ़ाने से क्या होगा, एच न्यू नॉट बढ़ेगा, ठीक है, एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट का जो डिफरेंस है वो तुम्हारे पास बढ़ेगा, ई वी नॉट बढ़ेगा, मतलब वी नॉट तुम्हारे पास बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर हैविंग जीरो फोटो इलेक्ट्रॉन for having zero photoelectron current increases uniformly with the increase in the frequency of the incident light wave, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो आंसर काउंट होगा वो काउंट होगा तुम्हारे पास क्या, डी। बात समझ आ रही है, देखिए सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ठीक से तैयार है तो ही आप समझ पाओगे, अन्यथा फिर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 11 कितना क्या है, सवाल 11 है द स्टॉपिंग पोटेंशियल, the stopping potential depends upon the angle of the incident light, ठीक है। इसने कहा the stopping potential V naught depends on the angle of the incident light, depends upon the intensity of the incident light, ठीक है, depends upon the surface nature of the incident light, is independent of the intensity of the incident light, ठीक है। देखिए ऐसा है, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी तो बात ही गलत हो गई, ठीक, ये तो गलत हो गई। डिपेंड्स अपॉन द सरफेस नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब इसने कहा कि डिपेंड्स अपॉन द सरफेस नेचर ऑफ सब्सटेंस, एक्चुअल में ये फाइनॉट है, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे तुम्हारे पास डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि भाई जो तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगे, तो ये वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। एंगल की तो कहीं कोई बात ही नहीं की गई, एंगल की तो पूरे टॉपिक में कहीं कोई बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बात मैंने आपको पहले बताई दी थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मतलब नहीं रखती है, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मतलब नहीं रखेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका आंसर होगा तुम्हारे पास क्या, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ये हो गया है 11। अब अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 12। अब देखिए जरा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। फिर आगे इंटेंसिटी पे सवाल,
इसने कहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, नहीं, नहीं डिपेंड करता। इसने कहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पीड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, नहीं, डिपेंड नहीं करता। इसने कहा कि वर्क फंक्शन विल रिमेन अनचेंज, हाँ बिल्कुल, वर्क फंक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि मैं हूं एच न्यू नॉट, है ना, वर्क फंक्शन में कहता है कि मैं हूं तुम्हारे पास एच न्यू नॉट या फिर मैं हूं एच सी अपॉन तुम्हारे पास लैम्डा नॉट, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो है इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि वर्क फंक्शन ये कहता है कि मैं तो इस पे हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पास इंटेंसिटी क्या है, ठीक। तो इसने कहा कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर होगा मेरा बी। तो इसमें इसमें जो हम लोग आंसर काउंट करेंगे वो आंसर होगा तुम्हारे पास, आंसर कौन सा, आंसर तुम्हारे पास आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज इतना। तो इसने कहा कि फाई नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास एच सी बाय लेमडा नॉट होता है। आपने कट ऑफ वेवलेंथ पूछी है, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास कट ऑफ वेवलेंथ, राइट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और तुम्हारे पास जो है कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक। अब इसने कहा कि फाई नॉट हम आपको दिए दे रहे हैं, तो 4.125 इंटू तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन अपॉन तुम्हारे पास क्या लेमडा नॉट। जब आप लेमडा नॉट को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगी 3000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 तुम्हारे पास मीटर, ठीक। सो आफ्टर कैलकुलेशन दिस पर्टिकुलर वैल्यू वुड बी सी, ठीक है। जब सॉल्व करिएगा इसको आपको सी आंसर यहाँ पे इसको मिलने वाला है, ठीक, आंसर सी आ जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे ये कहता है कि द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो, ठीक। इसने बोला क्या, द वर्क फंक्शन फॉर द metals A and B are in the ratio of 1:2 if the light of frequency f and 2f are incident on the surfaces of A and B respectively, then the ratio of the maximum kinetic energy, ठीक है, of the photoelectrons emitted, right। So KE1 is equals to H nu 1 minus तुम्हारे पास H nu naught, ठीक है, H nu naught, ठीक 1, और ये तुम्हारे पास हो गया KE2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास H न्यू 2, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास H न्यू नॉट 2। अब आप समझिएगा, इन्होंने वर्क फंक्शन ही दे दिया, ठीक है, इन्होंने वर्क फंक्शन दे दिया, इसका मतलब इन्होंने φ1 अपॉन φ2 की वैल्यू दे दी है, H न्यू नॉट 1 अपॉन H न्यू नॉट 2 की वैल्यू दे दी है, जो की वैल्यू है 1:2, राइट। नाउ व्हाट दे वांट इज, दे वांट क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा न्यू 1 की वैल्यू आप एफ रखिए और न्यू 2 की वैल्यू को आप जो है 2f रखिए, ठीक है, न्यू 2 की वैल्यू को आप 2f रखिए। तो हमने कहा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिया और इसे लिया इक्वेशन नंबर 2 उठा के डिवाइड कर दिया। सो KE1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बस ठीक है, KE1 अपॉन KE2 इज इक्वल्स टू, ये होगा H इंटू तुम्हारे पास F, ये होगा H इंटू तुम्हारे पास 2F, ठीक है, ये है तुम्हारे पास φ1, राइट, ये है तुम्हारे पास φ1 और ये है तुम्हारे पास क्या φ2, इतनी बात समझ आ रही है, φ1 एंड तुम्हारे पास φ2। अब इन्होंने कहा कि व्हाट आई कैन डू इज φ1 को लिख सकता हूँ φ2 अपॉन 2, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, HF माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने φ2 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया H इंटू 2F माइनस ये हो गया है φ2, ये हो गया है 2HF माइनस तुम्हारे पास φ2 अपॉन 2, और ये हो गया है तुम्हारे पास 2HF माइनस तुम्हारे पास φ2। इतनी बात समझ आती है। तो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा पार्ट कट गया, तो आया 1:2 अपॉन 1, तो आंसर आया 1:2, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास 2, ये हो गया है 1/2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास क्या, बी। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है, अगला सवाल हमसे बोला गया है
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है ये, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स रिजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सो द काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारे पास है वो है तुम्हारे पास कितना, एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट। ओके, तो इसने कहा कि हम काइनेटिक एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे चाहिए है, तो इसको मान लेंगे y, ठीक है, इसको मान लेंगे m, x प्लस तुम्हारे पास c। तो y हो गया तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, m की जगह पे हो गया है तुम्हारे पास h, और c की जगह पे हो गया है माइनस h तुम्हारे पास न्यू नॉट, ठीक है। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा सर? इसका अगर ग्राफ बनाएंगे आप तो वो ऐसा कुछ आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये आ जाएगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, m की वैल्यू h है और c की वैल्यू माइनस ऑफ द h न्यू नॉट है। माइनस का मतलब है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है ये, ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ में तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर पार्ट रहेगा, ठीक। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हो जाएगी न्यू नॉट, ये हो जाएगी न्यू, और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी तुम्हारे पास कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगी तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, ठीक है। और जो तुम्हारे पास थीटा आएगा तो टेन थीटा ही तुम्हारे पास स्लोप होगा और ये वैल्यू हो जाएगी एच, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें कौन सा तुमको दिख रहा है? इसमें दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डील करोगे, ये प्रॉपर तरीका है इनको समझने का, ठीक। आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर बी देखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी देखते हैं जिसमें मैंने आपको एसोसिएशन रीजन दिए हैं, ठीक है। तुम्हारे पास ए आर पोर्शन है, अब आप इसको देखिए जरा क्या है। तो अगला सवाल उतारते हैं इसमें, सवाल नंबर 16। यह है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में हमसे पूछा गया था if the wavelength of the light is doubled, the energy and the momentum of the photons are reduced to half। देखते हैं जरा क्या है। if the wavelength of the light is doubled, हमको पता क्या है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डबल्ड, ठीक। एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स, तो एनर्जी तो होता है वो होता है एच सी बाय लेमडा, तो हमने एच डैश को ई डैश को लिखा, इसे लिखा एच सी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा डैश, ये हो गया एच सी अपॉन तुम्हारे पास 2 लेमडा, ये हो गया है तुम्हारे पास ई अपॉन 2। सो ई डैश की वैल्यू जो है वो हो गई है ई अपॉन 2, हमने कहा ठीक। फिर नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है? मोमेंटम होता है तुम्हारे पास जो है m इंटू तुम्हारे पास v, ठीक है, m इंटू तुम्हारे पास होता है v। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मास इंटू वेलोसिटी तुम्हारे पास मोमेंटम में आ गया, मोमेंटम ऑफ द फोटोन में क्या करेंगे, और ये तुम्हारे पास किस तरीके से यहाँ पे रिलेटेड है। तो इसने कहा कि देखिए सर ऐसा है कि अगर हम एच सी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसने कहा कि अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, और इसे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एच अपॉन तुम्हारे पास लेमडा डैश मोमेंटम, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा एच अपॉन, ये हो गया है 2 लेमडा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एच अपॉन लेमडा, और ये हो जाएगा कितना, पी अपॉन 2। तो पी डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई, पी अपॉन 2। इसका मतलब ये दोनों बातें तो सही हो गई। बात सही हो गई किसके लिए? बात सही हो गई तुम्हारे एनर्जी के लिए भी, बात सही हो गई तुम्हारे पास मोमेंटम के लिए भी। तो ये दोनों तो हाफ हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एसोसिएशन तो सही हो गया, ठीक। अब आई बात तुम्हारे पास डिक्रीजिंग द वेवलेंथ स्पीड ऑफ द फोटॉन्स विल डिक्रीज। देखिए स्पीड ऑफ फोटॉन जो होगा, स्पीड ऑफ फोटॉन जो होगा वो तो होगा भैया सी, वो कुछ और तो हो नहीं सकता, ठीक है। जो कि जो फोटॉन्स होते हैं वो तो स्पीड ऑफ द लाइट की से चलते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से वेवलेंथ को बढ़ाओ घटाओ से फर्क क्या पड़ेगा, जो स्पीड ऑफ द फोटोन है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब रीजन हो गया गलत, ठीक है। असर्शन ट्रू, रीजन गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। तो इसका ऑप्शन तुम्हारे पास सी काउंट होगा आंसर में। आई बात सवाल में समझ में? सवाल नंबर 16 का आंसर सी रहेगा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमसे कहता है यहाँ पे, देखिएगा जरा, अगला सवाल हमारे पास आया
We can increase the saturation current in the photoelectric experiment without increasing the intensity of the light. ठीक है, और intensity can be increased by increasing the frequency of the incident radiation. इसने कहा I is equals to होता है NH nu. ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हिट कर रहे हैं, ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो तुम्हारे पास हिट कर रहे हैं, ठीक है, ये n है. अच्छा, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को हिट मारता है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन हम बढ़ाओगे 15 से 50 कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हिट कर रहे थे वो भी 15 से 50 हो जाएंगे, है ना. इसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी. बात समझना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी. अब यहाँ पे ये बोला कि इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इसका मतलब ये थोड़ी देर के लिए एन को रख रहा है कांस्टेंट, एच को तो बोलने की जरूरत नहीं होता, कांस्टेंट है. तो इसने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी तुम्हारे पास जो है बढ़ जाएगी. फिर इसने क्या बोला कि we can increase the saturation current in the photoelectric experiment without increasing the intensity of the light. इसने कहा कि मैं n को बढ़ाना चाहता हूं. इसने कहा मैं n को बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि n को बढ़ाने से तुम्हारे पास Ne बढ़ता है. ठीक है, तुम्हारे पास Ne अपॉन T बढ़ता है, तुम्हारे पास Q अपॉन T बढ़ता है, तुम्हारे पास I बढ़ता है. ठीक, तो इसने कहा कि सैचुरेशन करंट तो वहां मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम करंट को एग्जैक्टली बढ़ाना है. ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, लेकिन हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं. तो इसने कहा कि n को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर तुम n को एग्जैक्टली बढ़ाओगे तो तुम जो है काम करना कि फ्रीक्वेंसी को उस हिसाब से कम कर देना, फ्रीक्वेंसी कम कर देना, n को बढ़ा देना, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि n को तुम्हारे पास बढ़ाना भी है तो फ्रीक्वेंसी को कम कर देना, तो तुम्हारे पास इंटेंसिटी कांस्टेंट रह जाएगी. तो उस हिसाब से इसका आंसर तुम्हारे पास ए और बी दोनों ही हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं रीजन जो है उस बात को एक्सप्लेन कर भी रहा है और कहीं नहीं भी कर रहा है. तो इसमें जो आंसर काउंट होगा वो काउंट होगा तुम्हारे पास ए और बी. ठीक है, ए और बी इसमें जो है काउंट होना चाहिए. तो आंसर नंबर 17 तुम्हारे पास हम यहाँ पे लेंगे. अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है. अगला यहाँ पे बोल रहा है सवाल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. हाँ, ये तो बता ही रहे इतनी देर से. इसने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. Photo emission starts as soon as light is incident on the metal surface provided frequency of the incident light is greater than equal to the threshold frequency. इन्होंने कहा nu has to be greater than threshold frequency or equal to threshold frequency. अगर nu greater than nu naught रहता है तो जो ke होती है वो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, और एमिशन तो होता है. न्यू जो है अगर इक्वल टू न्यू नॉट है तो जो के ई निकालोगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पर तब भी एमिशन तो होगा. ठीक है, अभी भी बताया था कि न्यू नॉट से कम है, तो इसने कहा कि के ई जो है वो तुम्हारे पास लेस देन 0 हो जाएगी, तो नो एमिशन. ठीक है, एमिशन तुम्हारे पास नहीं होगा. ठीक, तो इसने कहा कि इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इसने कहा कि ये भी ठीक है. तो इसका आंसर क्या काउंट होगा, इसका आंसर काउंट होगा ए. ठीक है, तो 18 का आंसर जो काउंट होगा वो काउंट होगा तुम्हारे पास ए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है. अगला सवाल क्या कहता है. अगला सवाल यहाँ पे हमसे ये कह रहा है, देखिएगा जरा. अगला सवाल क्या कहता है, फोटो सेंसिटिव ऑफ मेटल इज हाई इफ इट्स वर्क फंक्शन इज स्मॉल. ठीक है, फोटो सेंसिटिविटी पाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट. ठीक है, अगर तुम्हारे पास देखा जाए तो के ई जो है वो होता है एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट. ठीक है, एच न्यू नॉट जितना तुम्हारे पास कम होगा, ठीक है, के ई तुम्हारे पास उतना ही तुम्हारे पास ज्यादा होगा. ठीक है, तो इसने कहा कि जितनी कम हम लोग रखेंगे फोटो सेंसिटिविटी, जितनी कम रखेंगे वर्क फंक्शन, फोटो सेंसिटिविटी उतना ही ज्यादा होगा. हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो बात तो सही है. फिर इसने कहा कि वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये तो सिर्फ फॉर्मूला के बारे में बता रहा है, ये सब कहीं ना कहीं से कारण नहीं हो सकता. वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, इसका कहीं से कारण नहीं बन सकता. रीजन का मतलब होता है कारण. ये रीजन जो है क्या असर्शन का कारण है? नहीं.
रीजन एक्सेप्शन का कारण नहीं है, बस बात तो सही है। तो इसने का इसका आंसर देंगे हम लोग क्या, बी। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है द de Broglie wavelength of a molecule varies inversely as the square root of temperature. ठीक है, de Broglie wavelength, the root mean square velocity of the molecule depends upon temperature. ठीक है, तो ऐसा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 RT अपॉन अंडर रूट एम। ठीक है, सो VRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो होता है, ये बात तो पक्का है। अब इसने कहा लेमडा इज इक्वल टू होता है H अपॉन तुम्हारे पास P। ठीक है, और ये होता है H अपॉन तुम्हारे पास कितना, MV। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारे पास क्या, वो होता है हाफ mv स्क्वायर, जिसे हम लोग p स्क्वायर अपॉन 2mv लिखते हैं, है ना, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सो 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p। तो इसने कहा मैं ऐसे लिख सकता हूँ तुम्हारे पास 2m तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी का रूट पे। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 तुम्हारे पास k कैपिटल T। ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसा कि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा क्लास 11 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू H अपॉन 2m, ठीक, 3/2 KT। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू होगा H अपॉन 3m KT का अंडर रूट। सो लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ठीक, जैसे बोले डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट, है ना। तो ये तो आपका जो है क्लास 11 का ज्ञान पे है, जो VRMS वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें कोई क्लास 12 का तो कुछ पार्ट जुड़ा ही नहीं हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, और चूंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन कहीं ना कहीं कारण तो बना ही है, क्योंकि तुम्हारे पास के इज को 3/2 KT से हमने सॉल्व किया है, तो इसका आंसर जो काउंट होगा वो काउंट होगा तुम्हारे पास क्या, ए। ठीक है, तो दिस इज द सेक्शन ए एंड द सेक्शन बी ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन 17 जनवरी। ठीक है, कोड 17PJ3। आपको चेक कीजिएगा, समझिएगा हर एक सवाल को। आपने सही किए, अच्छी बात है, गलत किए तो देख लीजिएगा कहाँ गलत किए हो, कैसे गलत किए हो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए।